हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आपके सिलेबस में एप्लीकेशन में आपका 3 मेथड कवर किया गया है। पहला है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिंगल पॉइंट ऐसे और मल्टीपल पॉइंट ऐसे। लेकिन आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका एप्लीकेशन से आता है और इसमें हमें बाकी के पॉइंट्स भी कवर करने होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सभी तरह के एप्लीकेशन को कवर करेंगे। तो अगर हम देखें कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इसका डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सैंपल का फंक्शनल ग्रुप अगर डिटेक्ट करना हो कि उस सैंपल में कौन कौन से तरह के ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इसमें आपका लिखा है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर के बारे में हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रोमोफोर ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड में कलर इंपार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या एब्जॉर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी क्रोमोफोरिक ग्रुप्स या कहना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, OH जैसे अगर एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है तो उसको एक फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्रोमोफोरिक ग्रुप अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से उसमें एब्जॉर्बेंस आता है और इसी को हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है आपका एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली कॉन्जुगेशन देखते हैं, चाहे वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हो या फिर आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो या फिर आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इस तरह के जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनका डिटेक्शन हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। तो आपका ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये कॉन्जुगेशन को डिटेक्ट करता है कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है तो वो कितना कॉन्जुगेटेड है। जितना ज़्यादा उसमें कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमें एब्जॉर्बेंस देखने के लिए मिलेगा। ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे किसी भी सैंपल का एब्जॉर्बेंस भी बढ़ते जाता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है अनसेचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जितना ज़्यादा अनसेचुरेशन होगा, जैसे जैसे कोई भी कंपाउंड में अनसेचुरेशन बढ़ते जाएगा तो उस कंपाउंड का वेवलेंथ भी बढ़ता जाएगा, या कहना चाहिए जो भी हमारा ग्राफ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, जिसे हम कहते थे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो जैसे आपका कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा हमें वेवलेंथ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि जब हम किसी क्वालिटी को चेक करना चाहें, क्वालिटी कंट्रोल में जब हम काम करना चाहें तब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, अननोन कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई कंपेयरिंग इट विथ नोन कंपाउंड या नोन स्पेक्ट्रा। तो क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक सैंपल लिया है और एक स्टैंडर्ड लिया है। दो तरह के हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट हैं यहाँ पर। एक क्यूवेट में है हमारा सैंपल और दूसरे क्यूवेट में है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में मान लीजिए हमने कोई भी एक ड्रग ले लिया है, मान लीजिए हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, PCM पैरासीटामोल, ठीक है। और ये वाला जो हमारा सैंपल है इसमें आपका पैरासीटामोल प्रेजेंट है और कोई भी एक अननोन कंपाउंड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम इन दोनों सैंपल को या इन दोनों क्यूवेट को जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो में रखेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड में हमें पैरासीटामोल का एक कोई भी कर्व मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कर्व हमें मिला है स्टैंडर्ड का उसको हम कंपेयर करेंगे सैंपल वाले से। सैंपल में भी क्या प्रेजेंट है, पैरासीटामोल प्रेजेंट है और कोई भी एक अननोन कंपाउंड भी प्रेजेंट है। तो जब हम स्टैंडर्ड को हम अपने सैंपल से कंपेयर करेंगे तो मान लीजिए कि अगर हमें स्टैंडर्ड में इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है और सैंपल में हमें इस तरीके का 2 टाइप का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या शो हो रहा है, स्टैंडर्ड में ये जो बड़ा वाला ग्राफ है ये हमारा किसका आया, PCM का आया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये प्योर हमने PCM यहाँ पर लिया है। तो PCM का ग्राफ हमें यहाँ भी मिला और यहाँ पर भी एक ग्राफ हमें इस तरीके से मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा किसका ग्राफ है, PCM का ग्राफ है। इसके अलावा यहाँ पर एक अननोन कंपाउंड भी प्रेजेंट है जिसका हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से अपने सैंपल को कंपेयर करके अननोन कंपाउंड का भी डिटेक्शन इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका चौथा, इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो केमिकल इंडस्ट्री में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए। ये आपका कैसे होता है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, अल्कोहल कंटामिनेटेड विथ बेंजीन। मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री है
वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रही है। अब अल्कोहल आपका कंटेमिनेट हो सकता है बेंजीन से। तो मान लीजिए अगर आपका अल्कोहल कंटेमिनेटेड है किससे, बेंजीन से, यानी आपका जो भी अल्कोहल का प्रोडक्शन वहाँ हुआ है उसमें बेंजीन प्रेजेंट है। तो जब हम इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लेंगे तो जो आपका अल्कोहल कंटेमिनेटेड रहेगा बेंजीन से उसका आपका वेवलेंथ आएगा 280 नैनोमीटर पे, और प्योर अल्कोहल का आता है 210 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है या जो भी हमारा कर्व है वो हमें 280 नैनोमीटर पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो किससे कंटेमिनेटेड है, आपके बेंजीन से कंटेमिनेटेड है, क्योंकि हमें पता है कि 280 नैनोमीटर पे हमें किसका रीडिंग मिलता है, बेंजीन का मिलता है। और मान लीजिए कि हमें वो पीक 210 में मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी अल्कोहल है वो प्योर है, क्योंकि हमें उसका रीडिंग किस में मिल रहा है, 210 नैनोमीटर पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड इम्प्योर रहेगा तो उसमें हमें केमिकल शिफ्टिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये होता है आपका प्योरिटी डिटेक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना हो तब भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक कोई भी कंपाउंड ले लिया या कोई भी ड्रग लिया है, उसका हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे और उसका डाइल्यूशन सीरीज बना लेंगे। उस डाइल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में चेक करेंगे, हमें उसका एक लैम्डा मैक्स मिल जाएगा। जैसे ही हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अपना क्यूवेट को रखेंगे और रीडिंग नोट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, उस कर्व में हमें एक लैम्डा मैक्स मिल जाएगा। लैम्डा मैक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें किस तरह के ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो अनसेचुरेटेड है या फिर सेचुरेटेड है। और इस तरह से हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। इसीलिए इसका यूज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है, अगर हमें किसी भी एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना हो या उसकी क्वांटिटी पता करनी हो तब उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके पहले था आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हमें ग्राफ के जरिए हम यहाँ पर सैंपल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके ये बता रहे थे कि वो कंपाउंड में कोई दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम कंसेंट्रेशन पता करते हैं, अगर कोई भी ड्रग उसमें प्रेजेंट है तो वो कितने कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, उसका क्या अमाउंट है, इसी को कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें आपका दिया हुआ है यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। तो जब हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है तब हम बियर्स-लैम्बर्ट लॉ का यूज़ करते हैं। बियर-लैम्बर्ट लॉ हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cl। A मतलब कि एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के और पाथ लेंथ के। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन Cl। यहाँ पर आपका क्या है, एब्जॉर्बेंस है, कॉन्सेंट्रेशन है और पाथ लेंथ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, आपका एब्जॉर्बेंस, कंसेंट्रेशन और पाथ लेंथ। इसके जरिए हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का पता यहाँ पर चल जाएगा। हमने मान लीजिए एब्जॉर्बेंस पता कर लिया तो हमें कॉन्सेंट्रेशन अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका ऐसे ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ऐसे यानी कि एनालिसिस, जब हमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस का ऐसे करना हो, हमें कंफर्म करना हो कि ये वही ड्रग है या नहीं, तो इस केस में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई ड्रग प्रोक्योर किया है किसी इंडस्ट्री से और हमें ये कंफर्म करना है कि ये वही ड्रग है या नहीं, या फिर ये प्योर फॉर्म में है या नहीं, तो उसके लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमने जो भी सैंपल खरीदा है इंडस्ट्री से, हम उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करते हैं। इससे हमें उस ड्रग का एक लैम्डा मैक्स मिल जाता है। उस लैम्डा मैक्स को हम लोग एक स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी हमें ड्रग मिला है वो प्योर फॉर्म में है या नहीं। तो इसी को कहा जाता है एसे ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है इसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का यूज़ करते हैं। इसमें आपका मेनली जो अलग अलग टाइप के आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो इस तरह के रिएक्शन की मॉनिटरिंग के लिए भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। अब आपके सिलेबस में जो 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं उसमें पहला था आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस और मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस। तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या है नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आप सबको पता होगा, टाइट्रेशन वही होता है जिसमें हम एक ब्यूरेट लेते हैं और नीचे में हमारा एक कोनिकल फ्लास्क होता है, ब्यूरेट में हमारा टाइट्रेंट होता है, नीचे में हमारा एनालाइट या जिसे हम टाइट्रेंट कहते हैं वो होता है, और हम इसमें क्या करते हैं, एंड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन मेथड होता है टाइट्रेशन का। तो जब हम इस टाइट्रेशन में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे तो उसे कहा जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। आपको ये पता होगा
जो हमारा ब्यूरेट में रहता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट, इसमें आपका ANT लगता है लास्ट में, टाइट्रेंट। और जो नीचे होता है उसे कहा जाता है एनालाइट या फिर टाइट्रेंट कहा जाता है, इसमें AND लगता है लास्ट में, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा होता है यहाँ पर टाइट्रेंट और टाइट्रेंड। तो इस तरीके से हमारा टाइट्रेशन परफॉर्म होता है। अब इसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, तो इसमें आपका दिया हुआ है इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन द एब्जॉर्बेंस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज यूज टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम हम टाइट्रेशन जैसा करते हैं, सेम प्रोसीजर रहता है, बस हम इस जो एनालाइट है इसके एंड पॉइंट को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लिया और उसको हम यूवी विजिबल में रख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसका कितना एब्जॉर्बेंस आ रहा है। तो जब हम टाइट्रेंट का एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में, तो उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। सारा प्रोसेस आपका टाइट्रेशन के जैसा ही रहेगा, बस हम ये जो एनालाइट है या ये जो टाइट्रेंट है इसका हम थोड़ा सा सैंपल लेके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्बेंस लेते हैं। तो ये होता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि पहला कंडीशन होता है व्हेन टाइट्रेंट इज एब्जॉर्बर एंड टाइट्रेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट। टाइट्रेंट यानी कि जब आपका ये जो नीचे वाला कोनिकल फ्लास्क का है जिसे हम एनालाइट बोलते हैं, तो जब आपका एनालाइट एब्जॉर्बर हो और आपका ये जो ऊपर का टाइट्रेंट है ये एब्जॉर्बर ना हो, ना ही आपका प्रोडक्ट एब्जॉर्बर हो। प्रोडक्ट कहने का मतलब है जब इसमें एंड पॉइंट आ जाता है तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसमें आपका ये जो नीचे वाला है एनालाइट ये एब्जॉर्बर है और टाइट्रेंट और प्रोडक्ट ये दोनों एब्जॉर्बर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, हमें इस तरीके का ग्राफ देखने के लिए मिलता है। अभी ये ग्राफ यहाँ कैसे आ रहा है, मान लीजिए हमने टाइट्रेशन शुरू किया है, परफॉर्म किया है, हमने कुछ ml टाइट्रेंट को हमने एनालाइट में ऐड किया है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इसमें से सैंपल उठाया, अभी हमारा इस केस में एंड पॉइंट नहीं आया है, ठीक है। तो आपका ये जो एनालाइट है वो एब्जॉर्बर है, तो जब हम इसमें से सैम्पलिंग करेंगे तो ये हमें एब्जॉर्बेंस शो करेगा। इसीलिए ये आपका कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। नीचे आने का कहने का मतलब है धीरे धीरे हम जैसे ही इसमें टाइट्रेंट ऐड करते जा रहे हैं तो इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो यहाँ पर कम होते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हमें एंड पॉइंट मिलता है। इस एंड पॉइंट के आगे हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ में, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका होता है और प्रोडक्ट भी आपका एब्जॉर्बेंस शो नहीं करता है, इसीलिए हमें इस तरीके से एक पैरेलल लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट केस में आपका क्या रहेगा, एनालाइट एब्जॉर्बर रहेगा। इसी वजह से जो आपका एब्जॉर्बेंस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करते जाएंगे एनालाइट का जो एब्जॉर्बेंस है वो कम होते जाएगा, क्योंकि इसमें टाइट्रेंट आके ऐड होते जा रहा है तो वो उसका क्या करेगा, एब्जॉर्बेंस को कम करते जाएगा। इसीलिए हमें इस तरीके का स्लोप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसमें आपका दूसरा कंडीशन होता है ओनली टाइट्रेंट एब्जॉर्ब एंड टाइट्रेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट। तो दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, आपका ये जो ऊपर वाला है ये एब्जॉर्बर है और जो नीचे वाला है आपका एनालाइट और प्रोडक्ट ये एब्जॉर्बर नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जस्ट उल्टा ग्राफ मिलेगा। हमने इसमें से सैम्पलिंग की, थोड़ा सा टाइट्रेंट हमने इसमें ऐड किया और हमने इसकी सैम्पलिंग की, अभी हमारा एंड पॉइंट नहीं आया, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही हमने टाइट्रेंट ऐड किया थोड़ा सा और हमने इसकी सैम्पलिंग की, तब हमें क्या मिल रहा है, देखो ये तो एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहा है, तो हमें ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, पैरेलल लाइन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं है। टाइट्रेंट एब्जॉर्बर है, तो जैसे जैसे हम इसमें एब्जॉर्बर ऐड करते जा रहे हैं इसका जो एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिला है। स्टार्टिंग में आपका कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमने टाइट्रेंट ऐड किया, टाइट्रेंट एब्जॉर्बर है इसीलिए इसका जो स्लोप है हमें इस तरीके से मिला है। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है जिसमें हमें एंड पॉइंट मिलता है। इसके बाद इस पॉइंट के बाद जो भी एब्जॉर्बेंस है वो धीरे से बढ़ते जाता है। तो ये दूसरा कंडीशन होता है। इसका तीसरा कंडीशन होता है ओनली प्रोडक्ट एब्जॉर्ब बट टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट आर नॉट। तो इसमें आपका थर्ड कंडीशन में क्या है, जो प्रोडक्ट हमारा फाइनली बनेगा वो आपका एब्जॉर्बेंस शो करेगा। इसमें आपका ना ही टाइट्रेंट एब्जॉर्बेंस शो करेगा ना ही आपका एनालाइट एब्जॉर्बेंस शो करेगा। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट फाइनली बनेगा वो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्बेंस शो करेगा। तो थर्ड कंडीशन में हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ आपका धीरे धीरे ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम टाइट्रेंट ऐड करते जा रहे हैं हमारा धीरे धीरे उसमें रिएक्शन होते जा रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट एब्जॉर्बर है तो वो अपना एब्जॉर्बेंस धीरे धीरे देते जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हम यहाँ टाइट्रेंट का ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें धीरे धीरे बनते जा रहा है। इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से
स्लोली बढ़ेगा और उसके बाद ये पैरेलल लाइन में आ जाएगा जब हमारा कंप्लीटली एंड पॉइंट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा एंड पॉइंट आया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली बन गया है। क्या कहना चाहिए, जो आपका ये एनालाइट था वो कंप्लीटली आपका सैचुरेटेड हो गया है, इसीलिए हमें यहाँ पर पैरेलल ग्राफ देखने के लिए मिलता है एंड पॉइंट के बाद। तो ये आपका था थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है इसमें आपका बोथ टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट आर एब्जॉर्ब। जब आपका ये भी जो टाइट्रेंट है ये भी आपका एब्जॉर्बर हो और ऊपर वाला भी एब्जॉर्बर हो, तो सीधी सी बात है, अब ऊपर वाला एब्जॉर्बर है तो हमें इस तरीके से स्लोप मिल रहा है। पहले हम टाइट्रेंट को धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। फिर जैसे ही टाइट्रेंट के पास आया हमें एक एंड पॉइंट मिला, एंड पॉइंट के बाद आपका ये जो टाइट्रेंट है उसमें भी हमें एब्जॉर्बेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में, हमें वी शेप का ग्राफ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ये 4 तरह के कंडीशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस। सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस नाम से पता चल रहा है हमारे सैंपल में क्या रहेगा, एक ही कंपोनेंट रहेगा, सिंगल कंपोनेंट हमारा यहाँ पर रहेगा। तो यही इसमें दिया हुआ है, यूज्ड इफ सैंपल हैज़ ओनली वन ड्रग। कोई भी एक ड्रग यहाँ रहेगा जिसको हम एनालाइट बोलते हैं, कोई भी एक एनालाइट यहाँ पर रहेगा। देन बाय मेजरिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ ड्रग ऐसे कैन बी परफॉर्म्ड। तो हम क्या करेंगे, उसी एक ड्रग का मेजरमेंट लेंगे और हम उसका एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आपका होता है सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें आपका 3 तरीके का मेथड इन्वॉल्व होता है। पहला मेथड होता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्टिविटी कर्व। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्टिविटी कर्व का यूज कर सकते हैं सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस में। इसमें आपका 2 तरीके का फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है। पहला है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ए 1% 1 सेंटीमीटर इंटू CL कंसंट्रेशन इंटू पाथ लेंथ। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो ये 2 तरह के फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करके यहाँ पर हम सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या है, अपना एब्जॉर्बेंस कितना आया है, कंसंट्रेशन कितना था और पाथ लेंथ कितना था, ये 3 चीज़ हम यहाँ पर कंसिडर करना है और इसके ज़रिए हम लोग पहले मेथड से सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है इसमें आपका यूज़ ऑफ कैलिब्रेशन ग्राफ। कैलिब्रेशन ग्राफ कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए हमने ड्रग का एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करेंगे हमें एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ में हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगा कि कितने कितने कंसंट्रेशन में हमें कहाँ कहाँ एब्जॉर्बेंस मिला है। तो उसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेशन ग्राफ बना सकते हैं। इसका आपका जो भी कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे फॉर्मूला यूज होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग एक कैलिब्रेशन ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा सिंगल एंड डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका भी आपका एक फॉर्मूला होता है c टेस्ट इज इक्वल टू a टेस्ट इंटू c स्टैंडर्ड अपॉन a स्टैंडर्ड। ये आपका एक जनरल फार्मूला होता है। मान लीजिए हमें C यानी कि जो टेस्ट का कंसंट्रेशन है वो हमें पता करना हो, तो हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। अगर हमने टेस्ट का एब्जॉर्बेंस ले लिया हो तो जैसे हम जब टेस्ट का एब्जॉर्बेंस लेंगे तो उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, उसे हम इंटू करेंगे स्टैंडर्ड के कंसंट्रेशन से अपॉन स्टैंडर्ड के एब्जॉर्बेंस से। तो इसमें हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, एक टेस्ट सॉल्यूशन लेना है, दोनों का हमें एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन निकाल लेना है और उसके ज़रिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अपना एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड का और टेस्ट का। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जो हमारे टेस्ट सैंपल का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है सिंगल पॉइंट या डबल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन में। तो इसमें हमारा अब लास्ट एप्लीकेशन है मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस। मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस यानी कि एक सैंपल में जब एक से ज़्यादा ड्रग हो, 2 ड्रग प्रेजेंट है, 3 ड्रग प्रेजेंट है या कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इस तरीके के कंपाउंड के एनालिसिस के लिए हम मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, इन दिस टाइप द मेजर्ड absorbance is the difference between total absorbance in sample cell and that of reference cell। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एब्जॉर्बेंस मिला है स्टैंडर्ड का और सैंपल का, इन दोनों का हम यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं या कहना चाहिए दोनों का हम माइनस कर देते हैं। तो इससे हमारा मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस हो जाता है। इसके भी आपके 3 टाइप के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यानी कि आपका क्या होगा, साइमल्टेनियस में जैसे ये ग्राफ है आपका और हमने कोई रीडिंग लिया है तो आपका साइमल्टेनियसली 2 तरह के ग्राफ ऐसे जनरेट हो गए। तो साइमल्टेनियसली हम x वाले पीक को और y वाले पीक को साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन यहाँ पर कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करके दोनों पीक्स का एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसका आपका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, Cx इज इक्वल टू A2 AY1 माइनस A1
AY2 अपॉन AX2 AY1 माइनस AX1 AY2। तो देखिए इसमें क्या किया है आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालना हो x का, x यानी कि ये पहले वाले ग्राफ का अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो इस मेथड से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, तो इसमें हमें एब्जॉर्बेंस लेना है हमारे x और y दोनों का। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x वाले पीक का कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग y वाले पीक का भी कंसंट्रेशन यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका भी आपका फॉर्मूला सेम ही है, बस हमने क्या किया y की जगह यहाँ पर x पुट किया है। तो इस तरीके से हम दोनों पीक का साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ से या एक ही बार में कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। इसका सेकेंड मेथड होता है डिफरेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें आपका नाम से पता चल रहा है डिफरेंस, तो हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए एल्केलाइन माइनस ए एसिडिक। देखिए एल्केलाइन को किससे माइनस किया है, एसिडिक से। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक ड्रग लिया है, उस ड्रग को हम दो अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक ड्रग है आपका, उसको हमने डिसॉल्व किया NaOH के सॉल्यूशन में और उसी ड्रग को हमने डिसॉल्व किया HCl के सॉल्यूशन में। तो NaOH आपका क्या हो गया, एल्केलाइन सॉल्यूशन हो गया, HCl आपका हो गया एसिडिक सॉल्यूशन। अब हमने पढ़ा था कि जब हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो एब्जॉर्बेंस या वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, तो इससे हमें दोनों सॉल्वेंट में अलग अलग एब्जॉर्बेंस मिलेगा। तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम डिफरेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक से मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें आपका है सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू कलर्ड कंपाउंड। तो इस तरीके के डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है वो मान लीजिए अगर कलरलेस है या एब्जॉर्बेंस नहीं शो कर रहा है, तो उस सैंपल को हम लोग कलर्ड सैंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही वो कलर्ड में कन्वर्ट होगा वो अपना एक एब्जॉर्बेंस देने लगेगा, क्योंकि जो कलर्ड कंपाउंड है उसका रीजन हमने पढ़ा था 400 से 800 नैनोमीटर होता है। तो जैसे ही हम अपने सैंपल को कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो उस रीजन में या उस वेवलेंथ के बीच में आ जाएगा, जिससे हमें उस सैंपल का एब्जॉर्बेंस मिल जाएगा। और एब्जॉर्बेंस मिलते ही हम लोग उसका कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं बियर्स-लैम्बर्ट लॉ से। तो इस तरीके से हम मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं इन तीनों मेथड से। आपको एग्जाम में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो इस तरीके के सारे मेथड्स को आपको वहां पर डिफाइन करना रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।